ज्यादा थी, खैर उम्मीदों पे खरा भी उतरे, बट आई थिंक यहाँ पे अप्रिशिएट करना पड़ेगा न्यूजीलैंड की टीम को, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म करा है। WTC फाइनल से बाहर होने के बाद भी अंकिता इनका मोटिवेशन कम नहीं हुआ। हम बोलते हैं कि WTC फाइनल से अगर ये बाहर हो गए, पॉइंट्स टेबल से बाहर हो गए, आगे तो जा नहीं पाना, तो ठीक है, आपके कंधे झुक जाते हैं, शोल्डर्स आपके झुक जाते हैं, बट न्यूजीलैंड के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2019 वाले याद आ गए, 2019 में इन्होंने शॉर्टर फॉर्मेट में हमको बिल्कुल डिसअपॉइंट करा था, हम लोगों को बिल्कुल पछाड़ा था, और यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट में बिल्कुल। और ये रचिन रविंद्र, ये जो 39 नाबाद की पारी रही है, इससे पहले अगर बात करें तो फर्स्ट इनिंग में भी गजब का प्रदर्शन था, एक सेंचुरी भी आई थी, और रचिन रविंद्र ने अपने आप को प्रूव किया। बहुत ज्यादा क्रिकेट खेला नहीं इन्होंने, लेकिन जिस तरीके से टेस्ट मैच में इन्होंने अपने आप को बेस्ट साबित किया। सेकंड इनिंग की बात करें तो 39 नाबाद इनके बल्ले से 46 बॉल का सामना किया, 84 से ज्यादा का इनका स्ट्राइक रेट था, 6 चौके इनके बल्ले से देखने को मिले। तो यही स्ट्रेंथ होती है अपनी टीम के लिए। जब कौन भी आउट हो गए थे, माफ कीजिएगा, टॉम आउट हो गए, तो उसके बाद ये लगा कि शायद इंडिया के पक्ष में ये मैच आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा स्कोर था नहीं। 107 रन अगर आपको बनाने हैं तो आप इजीली बना लोगे, आपके पास इतना कैलिबर है, इतने बैट्समैन है कि उस मैच को अपनी तरफ कर लिया जाए, और ये बहुत बड़ी बात होती है। यानी कि 36 साल बाद आप भारतीय सरजमी पर मैच जीत रहे हैं। 1988 में ये मैच जीता था न्यूजीलैंड की टीम ने अपनी सरजमी पे, इंडिया की सरजमी पे, और 36 साल बाद। और देखिए, गंभीर एरा की शुरुआत हुई थी, बड़ा एग्रेसिव क्रिकेट नजर आ रहा था। हमने देखा था कि क्लीन स्वीप किया आपने बांग्लादेश को दोनों ही फॉर्मेट में, यानी कि टेस्ट और T20 फॉर्मेट में क्लीन स्वीप किया। उसके बाद से, क्योंकि बांग्लादेश की टीम जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जीत कर आई थी, तो ये उत्साह उनमें भी था कि हम भारतीय सरजमी पर जाएंगे, वहां पर भी हरा कर आएंगे। और न्यूजीलैंड की टीम जो है वो पहली ऐसी टीम बनी है, श्रद्धा, यानी कि पहली दफा ऐसा हुआ कि किसी भी, आई थिंक, एशियन कंडीशन पे पहले कंडीशन तो रचिन रविंद्र का बड़ा योगदान रहा है। और साथ ही साथ अगर बात करें यहाँ पर न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की टीम जो है वो हाल फिलहाल में अभी श्रीलंका से हार कर आई थी की कंट्री में, तो अपने आप में ये गर्व की बात होती है। और टीम इंडिया को सीखना पड़ेगा। KL राहुल की बात की जाए, सिर्फ और सिर्फ सेकंड इनिंग में 12 रन बनाकर आउट हो गए थे, और KL राहुल अगर ऐसा ही प्रदर्शन करते रहेंगे तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं उनको रिप्लेस करने के लिए। आपके पास सरफराज खान भी है, आपके पास संजू सैमसन है, जो कि टेस्ट मैच में उन्हें मौका दिया जा सकता है, क्योंकि T20 में उन्होंने जो शतक लगाया था उसके बाद से ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि संजू सैमसन को टेस्ट में भी मौका दिया जाना चाहिए। अब आपके हिसाब से क्या लगता है श्रद्धा, कि क्या यहाँ पर हार के ऐसे क्या रीजन हो सकते हैं कि टीम इंडिया इस मैच को अपने नाम नहीं कर पाई? देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले दामाद जी को अगले मैच से थोड़ा सा रफा दफा करना चाहिए। दामाद जी बहुत ज्यादा नड़ रहे हैं। KL राहुल इनके मतलब ऑब्वियसली कैपेबिलिटी है, इनकी पोजीशन भी बहुत ज्यादा चेंज करते हैं, इनकी बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा चेंज की जाती है, कभी इनसे ओपन करवाया जाता है, कभी नंबर 4 नंबर 5 पर भेजा जाता है, कभी इनको अचानक ही टेल एंडर्स के साथ बैटिंग करवाई जाती है। तो हालांकि बैटिंग पोजीशन चेंज होती आई है, लेकिन कल कल के दिन हमने देखा KL राहुल से उम्मीद ज्यादा थी। जब सरफराज खान आउट हुए तो लग रहा था ऋषभ पंत के साथ मिलकर शायद KL राहुल थोड़ी साझेदारी करेंगे, और ऋषभ पंत जल्दी आउट हो गए थे, और उसके बाद KL राहुल इतनी जल्दी आउट हो गए, लगा ही नहीं था यार कि KL राहुल को भूख है, अपनी पोजीशन की भूख है। ऐसे लग रहा था यार ये वो दामाद है जिनको पता है कि इनकी जगह तो सिक्योर है, इनकी जगह कोई खाने नहीं वाला। अब अगले मैच में वही चीज होगी कि अगले मैच में शुभमन गिल की वापसी हो जाएगी, सरफराज खान को 150 रन बनाने के बाद भी बेंच पर बैठना ही पड़ेगा, और जैसे कि हुआ ही, रोहित शर्मा इन पे बहुत ज्यादा उंगलियां थी, इन पे हाथ वाथ आज मुझे लग रहा है सब उठने वाले हैं, क्योंकि ट्विटर पे बहुत ज्यादा लोग इनको क्रिटिसाइज करने वाले हैं। भले ही कैसी भी थ्रू आउट दिन की कप्तानी रही हो, थ्रू आउट द मैच इनकी कप्तानी रही हो, बट आज इन पे काफी ज्यादा सवाल उठेंगे। बल्लेबाजी अच्छी थी, शुरुआत मतलब पहली पारी को छोड़ दीजिए तो दूसरी पारी में इन्होंने शुरुआत अच्छी दे दी थी जायसवाल के साथ मिलकर, बट इनकी कप्तानी पर डेफिनेटली क्वेश्चन उठाए जाएंगे, और बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हुए नजर आएंगे इनको ट्विटर पे। 52 रन बनाए इन्होंने पिछली पारी में, दूसरी पारी में तो अच्छी शुरुआत अंकिता इन्होंने दे दी, बट फिर भी इन पे सवाल उठे। बिल्कुल सवाल उठेंगे। और देखिए, न्यूजीलैंड ने इतिहास भी रचा है, क्योंकि WTC के मद्देनजर देखा जाए तो ये 1988 के बाद से पहली जीत है ये न्यूजीलैंड की। और WTC के मद्देनजर मेरे हिसाब से भले ही टीम जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाई हो, लेकिन हौसले जो है वो टीम के लिए रहते भी हैं। और जब जैसे ही हमने न्यूजीलैंड को हल्के में लिया था, कहीं ना कहीं, क्योंकि आप लगातार जीत के आते हैं तो आप में वो जज्बा होता है, वो जोश होता है, वो अच्छी बात है। लेकिन पहले इनिंग में आप इस तरीके से आउट हो जाएंगे, मतलब 46 पर आप ऑल आउट हो जाते हैं, ये सबसे बड़ी शर्मनाक है। और रोहित शर्मा साथ ही साथ की जो जोड़ी है उस पर सवाल उठेंगे कि आपने पहले फैसला क्यों लिया बल्लेबाजी करने का, क्योंकि बारिश हुई थी, और कहीं ना कहीं आपका वो फैसला एक्सेप्ट किया रोहित शर्मा ने कि हाँ, वो फैसला जो था वो बिल्कुल गलत था। वहां पर हमें बल्लेबाजी, हमें लगी कि सपाट पिच है और वहां पर हम अच्छी बल्लेबाजी कर सकेंगे। लेकिन क्या आपके हिसाब से लगता है कि ये जिम्मेदारी का कारण सिर्फ बल्लेबाजी है? क्या गेंदबाजों को ये रन बचाने नहीं चाहिए?
बिल्कुल देखिए डेफिनेटली अंकिता, इससे हम बात भी कर रहे थे, इवन मैच से पहले भी हम लोग ये बात कर रहे थे कि गेंदबाजी ने भी उतना अच्छा खासा दमखम नहीं दिखाया। अगर आप बुमराह को छोड़ दिया जाए तो बुमराह ने ऑल्दो ब्रेक थ्रू दिलवाया, आज की शुरुआत की ब्रेक थ्रू जो है बुमराह नहीं दिलवाया था जब टॉम रैथम को आउट किया था, कप्तान को आउट किया था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जडेजा ने कुछ नहीं किया। इस बार अश्विन जडेजा की जोड़ी ने कुछ नहीं किया। और जब भी आप लोग जानते हैं कि जब भी अश्विन जडेजा की जोड़ी चलती है तब तब हम लोग मैचेस जीतते हैं। अश्विन जडेजा एक साथ मिलकर हो ना हो दो पारियों में कम से कम 10 से 12 विकेट चटकाते ही चटकाते, चाहे आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 की बात कर लीजिए, 22 की बात कर लीजिए। अगर इन दोनों जोड़ी को मतलब मिला दिया जाए और ये विकेट्स निकाले तो हम काफी अच्छे मैचेस हम लोग जीतते आए हैं। बट इस बार इनको भी विकेट्स नहीं मिले। बुमराह कब तक अकेले ही मतलब करते रहेंगे काम, जैसे आज भी 2 विकेट्स बुमराह ने दिलवाए। अदरवाइज सिराज थोड़ा सा बोझ बनते जा रहा है, मुझे लग रहा है सिराज की आज ना वो टच नजर आई ना उनकी लाइन लेंथ नजर आई गेंदबाजी में। ऐसा लग रहा था बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है सिराज, और वो नजर आ रहा था, उनका ऑन फील्ड नजर आ रहा था, क्योंकि गेंदबाजी कर ही नहीं पा रहे थे, पढ़ ही नहीं पा रहे थे बेसिकली गेंद को कि किस तरीके से मैंने डालनी है। और एक सिराज सिराज आई थिंक बहुत ज्यादा मतलब लगभग 1 साल हो गए, एशिया कप 2023 में हमने वो श्रीलंका के साथ ओडीआई जो मैच हुआ था वहां पर ही एक सिराज जो हम कहते हैं मियां भाई, हाँ मियां भाई वो नजर आए थे। उसके बाद से सिराज जो है वो पता नहीं कहाँ गुम हो गया। वर्ल्ड कप में भी 2023 वाले वर्ल्ड कप में भी कुछ प्रदर्शन नहीं था, और इस मैच में भी हमने देखा कि कुछ खास प्रदर्शन नहीं था। तो मतलब लगातार जो है आपके पास और भी खिलाड़ी हैं अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, तो अगर आप इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे तो दिक्कतें हो जाएंगी आप। बिल्कुल बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। और अब आई थिंक टीम इंडिया को भी समझना चाहिए कि सिराज को ड्रॉप कर दे, या तो अर्शदीप को एक बार मौका दे या फिर किसी और खिलाड़ी को। आकाशदीप भी आपके पास, आकाशदीप को भी आप मौका दे सकते हैं। तो इसीलिए सिराज थोड़ा सा बोझ बनते जा रहे हैं। सिराज के अलावा आप हट के सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज भी हमने देखा सिराज कहीं मतलब लाइन लेंथ उनकी खोई हुई थी, कहीं वो टच आउट ऑफ टच नजर आ रहे थे। हमने पहली पारी में भी देखा सिराज ने कुछ इस तरीके का कमाल करके नहीं दिखाया। तो आई थिंक अब सिराज से हटकर टीम इंडिया को सोचना चाहिए, या तो अर्शदीप या आकाशदीप। आकाशदीप ने भी टीम इंडिया के लिए कई बार अच्छे खासे विकेट्स चटकाए हैं। तो आई थिंक अब आकाशदीप या फिर अर्शदीप, इन दोनों में से किसी एक को देखना ही पड़ेगा। सिराज से जो है हटना पड़ेगा, क्योंकि सिराज से अब इस वक्त उतना हो नहीं पा रहा है। सिराज को अगर आप ओडीआईज में या टी20 में रखेंगे तो फिर भी वो ठीक रहेगा। बट आई थिंक टेस्ट क्रिकेट में अर्शदीप या फिर आकाशदीप, इन दोनों को मौका देना ही चाहिए। बट स्पिनर्स का अगर हम बात करें तो स्पिनर्स ने अच्छा खासा काम अपना किया है, और उस तरीके से उनका भी प्रदर्शन देखने को नहीं मिला हमें। बिल्कुल उनका भी प्रदर्शन देखने को नहीं मिला, और यही चीजें होती है कि आप ये बड़ी हार है टीम इंडिया के लिए, और सीख वाली हार है, क्योंकि आपने नो डाउट बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। इससे पहले अगर बांग्लादेश की बात की जाए वहां पर क्लीन स्वीप किया, लेकिन जब न्यूजीलैंड की बारी आई तो आप में वो जज्बा था कि चलिए ठीक है न्यूजीलैंड जो है वो श्रीलंका से हार कर आ रही है तो हम इन्हें इसलिए हरा पाएंगे। लेकिन जैसे ही फैसला यहाँ पर टॉस का हुआ, टॉस जीत कर हुआ, रोहित शर्मा ने सबसे बड़ी गलती है कि वहां पर बैटिंग करने का फैसला किया बारिश होने के बावजूद। तो ये फैसला जो है पहले से ही लग रहा था कि आप 46 पर ऑल आउट हो जाते हैं। उसके बाद हालांकि सेकंड इनिंग की बात की जाए तो वहां पर सरफराज खान और ऋषभ पंत ने बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप जो उनकी थी, 177 रन की पार्टनरशिप थी। वहीं पंत की बात की जाए तो 99 रन इन्होंने बनाए। सरफराज खान की बात की जाए तो उन्होंने भी एक शतकीय पारी खेली, तो वो स्टार्ट काफी अच्छा मिल गया था। लेकिन इस पारी को बड़ी पारी में तब्दील करने में कहीं ना कहीं जो बात होती है केएल राहुल की, वो बार बार बोझ बनते जा रहे हैं। पहले मैच में भी हमने देखा कि डबल डिजिट का आंकड़ा पार किया था, लेकिन एक बड़ी पारी नहीं कन्वर्ट कर पाए थे उस मैच में। तो अब दिक्कतें टीम इंडिया के लिए बढ़ जाएंगी, लेकिन उम्मीद यही है कि टीम इंडिया जो है अगले मैच में कम बैक करे। जो अगला मैच खेला जाएगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर वहां से आप हारे तो आप सब कुछ हार जाएंगे। और कहीं ना कहीं जो WTC के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए श्रद्धा, तो अभी भी टीम इंडिया जो है वो पहले पायदान पर मौजूद है। लेकिन क्या टीम इंडिया इस मैच में कम बैक कर पाएगी, ये सवाल बड़ा है। बिल्कुल देखिए टीम इंडिया मुझे लग रहा है कि कमबैक कर लेगी इस मैच में। नेक्स्ट वाला जो मुकाबला है उसमें देखना पड़ेगा कि प्लेइंग 11 क्या कुछ होने वाली है, कि सरफराज को क्या मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। क्या शुभमन गिल की वापसी होगी, क्या केएल राहुल जो जिनको दामाद जी कह रहे लगातार, क्या उनको मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो सारे सवाल है। अगर उन सवालों के जवाब टीम इंडिया ढूंढ ले तो फिर शायद कुछ चीजें